सो हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल ईशा सॉल्यूशन एकेडमी में। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हमने क्लास 10th की जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें हमने पढ़ा था कि क्या होता है आपका यूकैरियोटिक सेल एंड क्या होता है प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो आज जो हमारा वीडियो होने वाला है वो हमारा होने वाला टॉपिक डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल में। ठीक है, मतलब जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है और जो यूकैरियोटिक सेल है, इन सेल्स के बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है, उन चीज़ों के बारे में आज हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट किए हुए। देखिए, यहाँ पे हमने पहले से कुछ चीज़ों को क्या किया, मेंशन करके रखा हुआ है जो कि आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं आपके मेंशन किए हुए उसमें आपके क्या है, पहले तो हमने यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल लिखा हुआ है, ये प्रोकैरियोटिक सेल है, और फिर यहाँ पे हमने यूकैरियोटिक सेल के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको टॉपिक टू टॉपिक क्या कर रहे हैं पूरा बता देना है, जिसमें आप देख लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले हमने प्रोकैरियोटिक के बारे में बात की थी। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल है, आपको अगर स्ट्रक्चर याद है तो हमने बनाया था कुछ बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर। ठीक है, एस्क्रिशिया ई कोलाई बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बनाया था जो कि एक प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर था। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, बातें करेंगे। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो आपका प्रोकैरियोटिक सेल है, इसके अंदर जो this type of cell nucleus is not surrounded by membrane। मतलब देखो कहा ये जा रहा है कि जो इस टाइप के सेल होते हैं, सपोज करो ये इस टाइप का सेल है, ये इसके क्या हो गए, साइटोप्लाज्म हो गए ये इसके अंदर के। ठीक है, यहाँ पे कुछ डेंस साइटोप्लाज्म होगा। ठीक है, कुछ ज्यादा गाढ़ा साइटोप्लाज्म, और ये आपके साइड के जो हो गए थोड़ा से साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये जो साइटोप्लाज्म है इसमें ये कहा जा रहा है कि न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस, ठीक है, मींस अगर हम मान लें तो ये जो सेंटर वाला पार्ट होता है ये क्या होता है बच्चों, न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो न्यूक्लियस है इसके साइड में, मतलब चारों तरफ सराउंडेड मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए कि चारों तरफ जो चीजें हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है। मतलब वहां पे क्या होता है, जो मेम्ब्रेन है वो नॉट फाउंड होता है, वो अब्सेंट होता है। समझ में आया, वहां पे कोई भी प्रकार का मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता। ठीक, सो अगर हम इसी को देखें क्या कि आपका जो यूकैरियोटिक सेल है, इसमें अगर हम देखें तो हम लोग कह रहे हैं कि इन दिस टाइप ऑफ सेल न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मतलब जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है बच्चों, सराउंडेड होता है। मीन्स अगर हम ऐसे कोई स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो ठीक है, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इस तरह से एक मेम्ब्रेन बनाते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। समझ में आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये समझिएगा फिर से, अगर हम इसके साइटोप्लाज्म को यहाँ पे बनाएं तो ये जो इसके अंदर का पार्ट होगा उसको हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे। एंड एक वेल डेवलप्ड क्या होता है, मेम्ब्रेन पाई जाती है, डबल मेम्ब्रेन होती है, तो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड मेम्ब्रेन होती है जो कि क्या होता है कि न्यूक्लियर होता है। ठीक है, मतलब न्यूक्लियस होता है। समझ में आ गया बच्चों। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसकी समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द साइज ऑफ सेल इज जनरली स्मॉल। मतलब जो साइज ऑफ सेल होती है वो प्रोकैरियोटिक सेल की, मतलब जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उनकी जो साइज होती है वो जनरली क्या होती है, स्मॉल होती है। और वो कितनी होती है, वो आपकी रेंज करती है बच्चों 1 से लेकर के 10 माइक्रोन मीटर तक। हम लोग कह सकते हैं क्या कि जो साइज होती है वो जनरली स्मॉल होती है, वो होती है कितनी, 1 to 10 माइक्रोन मीटर तक हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, तो दूसरी चीज यहाँ पे समझिएगा, द साइज ऑफ द सेल इज जनरली लार्ज। मतलब यहाँ पे जो साइज होती है वो जनरली क्या होती है, लार्ज होती है, और वो हो सकती है आपकी 5 to 100 माइक्रोन मीटर। ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप साइज में भी डिफरेंस बता सकते हो कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है वो जनरली क्या होती है बच्चों, थोड़ा सा स्मॉल साइज की होती हैं, और जो आपके यूकैरियोटिक सेल होती है उनकी जो साइज होती है वो थोड़ी सी लार्ज साइज की होती है। ठीक है, तो अब हम लोग अगला पॉइंट पढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, न्यूक्लियस इज अब्सेंट। ठीक है, न्यूक्लियस इज अब्सेंट, तो न्यूक्लियोलस इज अब्सेंट। ठीक है, यहाँ पे बच्चों क्या कहा गया है, न्यूक्लियोलस इज अब्सेंट। मीन्स क्या होता है कि अगर आपने देखा होगा तो न्यूक्लियस के बीच में, आप यहाँ पे समझो यूकैरियोटिक में अगर हम बताएं तो यहाँ पे कुछ ऐसे एक तो गाढ़ा डेंस टाइप का क्या होता था, साइटोप्लाज्म, आपका न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता था, इकट्ठा हुआ रहता था, जिसको हम लोग एक अलग स्ट्रक्चर मानते थे, न्यूक्लियोलस कहते थे। क्या कहते थे बच्चों, न्यूक्लियोलस। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे देखो जो आपका न्यूक्लियोलस है वो क्या है, प्रेजेंट है। किसमें, हम यहाँ पे अगर देखें तो हम कह रहे हैं न्यूक्लियोलस इज प्रेजेंट। ठीक है, तो यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, बिकॉज यहाँ पे पहले से
न्यूक्लियस होता है, ठीक है। न्यूक्लियस क्या होता है, वेल डेवलप एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जो कि क्या बनाती है, न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। और इसके बाद हम लोग कह रहे हैं कि उसके अंदर क्या होगा, न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट होता है। समझ में आ गया, ठीक। नेक्स्ट देखिएगा, यहां पे कहा जा रहा है कि आपका जो न्यूक्लियोलस होता है वो क्या होता है, एब्सेंट है। मींस अगर हम कह रहे हैं कि यहाँ पे किसी भी प्रकार का न्यूक्लियस ही प्रेजेंट नहीं है तो हम न्यूक्लियोलस को डिफाइन ही नहीं कर सकते, ठीक है। मींस हमने क्या कहा कि फिर से समझ लीजिए कि यहाँ पे किसी भी प्रकार का क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, मतलब न्यूक्लियस ही प्रेजेंट नहीं है, तो हम उसे न्यूक्लियोलस भी डिफाइन नहीं कर सकते कि न्यूक्लियोलस कहाँ पे है, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे न्यूक्लियोलस भी क्या होती है, एब्सेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स इज एब्सेंट, मतलब जितने भी मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों, एब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा, यहाँ पे कहा जा रहा है कि मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स इज प्रेजेंट, मतलब यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं बट यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट होते हैं। दैट इज मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल किसको कह सकते हैं हम लोग, जैसे हम लोग कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, उसके बाद हम लोग कह सकते हैं कि आपके गोल्जी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये ईटीसी जो भी आपके मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल होते हैं, ऐसे सेल ऑर्गेनेल जिसमें क्या होते हैं वो मेम्ब्रेन से कवरिंग हो उनकी, ठीक है, उनको हम लोग क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल कहते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग कह रहे हैं क्या कि ऐसे जो ऑर्गेन्स है, ऑर्गेनेलीज, ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेलीज वो क्या होती है, यहाँ पर एब्सेंट होती है। समझ गए, ठीक है। और यहाँ पे क्या होती है, वो सभी टाइप के जो मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल होते हैं वो क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं बच्चों। जैसे कि अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, प्लास्टिड की, उसके बाद आपके गोल्जी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स, ये सभी जो होते हैं आपके क्या मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स, ये सभी मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स यहाँ पे क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फिर अगला टॉपिक देखिएगा, यहाँ पे हमने कहा कि रिप्रोडक्शन इज टेक प्लेस बाय द एमाइटोटिकली, ठीक है। यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन होता है वो एसेक्सुअल टाइप का होता है और वो भी कैसा होगा, एमाइटोटिकली होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कभी कभी होता है, इससे पहले जब हमने आपको प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर बनाया था तो वहां पे हमने आपको बताया था कि जो प्रोकैरियोटिक सेल थे वो कैसे थे बच्चों, उनमें कुछ पिलाइज पाई जा रही थी जिसको हम लोग सेक्स पिलाई कह रहे थे, ठीक है। तो सेक्स पिलाई के थ्रू अपना जेनेटिक मटेरियल एक दूसरे के बॉडी में क्या करते थे, ट्रांसफर कर देते थे, बट ओनली जेनेटिक मटेरियल, जिससे क्या होता था कि वहां पे ना रिप्रोडक्शन तो नहीं कह सकते थे बट कुछ इस बैक्टीरिया के और कुछ इस बैक्टीरिया के कॉमन क्या होते थे, गुण होते थे, ठीक है, वो सभी क्या होते थे, एक बैक्टीरिया के अंदर आ जाते थे, ठीक है। तो ये इसको हम लोग जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कहते हैं, बट वो सेक्सुअली क्या कर रहे हैं, रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। रिप्रोडक्शन के लिए वो हमेशा कैसे करेंगे, एमाइटोटिकली ही क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे। कौन से सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें वहीं पे आपके यूकैरियोटिक सेल की, तो यूकैरियोटिक सेल में रिप्रोडक्शन इज टेक प्लेस बाय मियोसिस, मतलब माइटोसिस एंड मियोसिस, माइटोसिस एंड मियोसिस के द्वारा ये क्या हो सकता है, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग को पता होगा कि जो आपका रिप्रोडक्शन होता है, सेल डिवीजन होता है, वो 3 टाइप के होते हैं, ठीक है, जिसमें आपका एमाइटोटिक होता है, माइटोटिक होता है और मियोसिस होता है, ठीक है। तो जो आपका मियोसिस एंड माइटोटिक, एमाइटोटिक मीन्स यहाँ पे वो बस आपके सेल ही क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। यहाँ पे अगर हम माइटोसिस की बात करें तो माइटोसिस में क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहता है बट 1 सेल इज डिवाइडेड इनटू 2 सेल, मतलब 1 सेल है, अगर इसका नंबर ऑफ n है तो ये क्या होगा, मतलब ये 2n है, तो ये जब डिवाइड करेगी तो कैसी होगी, यहाँ पे 2 सेल का फॉर्मेशन होगा, मीन्स 2n एंड 2n, नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होंगे, सेम होंगे। बट मियोसिस में क्या होता है, अगर हम कह रहे हैं कि यहाँ पे एक सेल है जिसका क्रोमोसोम नंबर कितना है, n है बच्चों, तो ये जब डिवाइड करिए 2 सेल में तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं इन कंपेरिजन ऑफ मदर सेल, ठीक है। मतलब जो मातृ कोशिका होती है, मदर सेल होती है, उसकी तुलना में अगर हम लोग देखें तो जो डॉटर सेल होती है उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम किसमें हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं, किसमें, मियोसिस सेल डिवीजन में, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कुछ टॉपिक्स बताए किसके बारे में आपको, ये रिप्रोडक्शन के बारे में कि जो आपके यूकैरियोटिक सेल होते हैं किस तरह से रिप्रोड्यूस होते हैं और यहाँ पे जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं वो किस तरह से रिप्रोड्यूस होते हैं। अब यहाँ पे इन सारी चीजों के बाद में, ठीक है, मतलब ये पूरा होल आपका क्या था, डिफरेंस था यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट सेल के बीच में, ठीक है। बट इन सब के अलावा एक स्पेशल एंड एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, आप इसको याद रखिएगा, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, देखिए कि व्हेन
द जेनेटिक मटेरियल, व्हेन द जेनेटिक मटेरियल, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि सपोज करो यहाँ पे ऐसे डीएनए प्रेजेंट है, ठीक है, इसके बीच में ना, तो व्हेन द जेनेटिक मटेरियल इज डायरेक्टली इन कांटेक्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, मतलब ये जो जेनेटिक मटेरियल है डायरेक्टली कांटेक्ट में किसके है, साइटोप्लाज्म के, साइटोप्लाज्म के, ठीक है। ये जो डायरेक्टली जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए हो या आरएनए हो, जो भी हो, ये डायरेक्टली किसके कांटेक्ट में है, साइटोप्लाज्म के जब कांटेक्ट में रहे तो उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, न्यूक्लियोइड कहते हैं, ठीक है। तो मींस हमने आपको इससे पहले जब प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर बनवाया था तो वहां पे भी हमने आपको दिखाया था न्यूक्लियोइड को, वहां पे क्या किया गया था, बताया गया था, ठीक है। बट यहाँ पे अब हम लोग इसको क्या करें, एकदम अच्छे तरीके से समझ ले रहे हैं क्या होता है न्यूक्लियोइड, ठीक है। तो मींस हमने कहा क्या, व्हेन द जेनेटिक मटेरियल इज डायरेक्टली इन कांटेक्ट ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड, मतलब जब जेनेटिक मटेरियल क्या होता है वो डायरेक्टली कांटेक्ट में होता है किसके, साइटोप्लाज्म के, जैसे यहाँ पे हमने बताया कि जेनेटिक मटेरियल हो गया, ठीक है, और ये डायरेक्टली किसके कांटेक्ट में है, साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट में है। मींस कहने का ये है कि यहाँ पे कोई अदर एक्स्ट्रा, जैसे यहाँ पे कोई एक मेम्ब्रेन पाई जा रही है, यहाँ पे कोई ऐसा मेम्ब्रेन नहीं है जो कि साइटोप्लाज्म को जेनेटिक मटेरियल से क्या कर सके, अलग कर सके, ठीक है, ऐसा कोई मटेरियल नहीं, मेम्ब्रेन नहीं है। सो कह सकते हैं क्या कि ये डायरेक्टली कहाँ है, साइटोप्लाज्म में ही इम्बेडेड है, उसमें ही मिलते हैं, ठीक है, धसे हुए हैं, उसी में पाए जाते हैं, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, न्यूक्लियोइड कहते हैं, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, ठीक है। अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी हमारी प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, मतलब जैसा कि हम लोग यहाँ पे बात करें यूकैरियोटिक सेल की, तो यूकैरियोटिक सेल इज ऑल्सो टू टाइप, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, ठीक है। तो जो प्लांट सेल है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, ठीक है। इन दोनों चीजों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, इसमें डिस्कस करेंगे, या इन सारी चीजों को हम लोग पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, कि प्लांट सेल क्या होता है, स्ट्रक्चर पढ़ेंगे उसका, फिर उसके बाद उसमें क्या क्या क्वालिटीज होती हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, ये सारी चीजों को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। और अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स भी जो हैं वो आप भी इस तरह के वीडियो का फ़ायदा ले सके और पढ़ सके अच्छे से, आसान भाषा में एकदम पढ़ सके, ठीक है। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।